कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे थर्ड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम के जो भी बच्चे हैं आप सबका कंपलसरी पेपर जो है वो है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी। ठीक है। तो बच्चे जो हरिचंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बच्चे हैं उनका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हमने कर लिया है, कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन। ठीक है। और बाकी ये तो कंपलसरी पेपर है, सभी चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, जिस भी कॉलेज के बच्चे हैं, ये ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडी का कंपलसरी पेपर जो है सबको पढ़ना है और इस पेपर में पास होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैंने कुछ वीडियो जो है कि सेगमेंट में बांट करके ह्यूमन वैल्यूज का अलग वीडियो और इन्वायरमेंट का अलग वीडियो मैं अपने इसी चैनल पे डाला हूँ, तो जो है उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। अभी और भी वीडियो मैं डालूँगा। आज मैं जो है ना कि हम ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसमें हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो अभी एक ही बार नया सिलेबस आया है, तो अभी एक ही पेपर हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है और यहाँ से आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़े रहेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा इस पेपर में जो फेल होता है ना उसको पूरी तरीके से फेल माना जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है। ठीक है। तो चलिए एक काम करिएगा कि आप भी इसमें टिक करिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, लास्ट में लिखिएगा। ठीक। चलिए अभी एक क्वेश्चन हम पहले देखते हैं और उसके बाद जो है कि देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि मानवीय मूल्य हैं। अब देखिए आपका जो पेपर है ना उसमें दो जो है कि पार्ट हैं, एक ह्यूमन वैल्यूज है यानी मानवीय मूल्य और एक है इन्वायरमेंट स्टडी यानी कि पर्यावरण। ठीक है। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो वो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश देखते चलेंगे और हिंदी वाले हिंदी। ठीक है। और हाँ ध्यान ये देना है कि ये सब सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं और आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी ये पेपर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो साथ में आपका वहाँ भी तैयारी होगी। तो मैं आपको यहाँ समझाते भी चलूँगा कि कौन सा पेपर है। ठीक है। और किस टॉपिक का क्या मतलब है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा क्या है कि मानवीय मूल्य हैं। तो मानवीय मूल्य क्या हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। मानवीय मूल्य वही होते हैं जो किसी भी मानव को अच्छा मतलब बनाते हैं, उसको समाज में रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, ईमानदार है और आत्मनिर्भर है, तो ये सब सारी चीज़ें ना उसके मूल्य हैं, उसकी वैल्यूज हैं। ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है मानवीय मूल्य हैं। तो मानवीय मूल्य यानी ह्यूमन वैल्यूज ये सभी हैं, तो इसमें विकल्प हो जाएगा डी सही। ठीक है, डी सही। चलिए अब हम देखते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि बेस ऑफ वैल्यूज आर यानी कि मूल्यों के आधार क्या हैं। तो मूल्यों के आधार का अर्थ ये हो गया बच्चे कि जो मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी अनुशासन, बड़ों का सम्मान करना, न्याय, दया, ईमानदारी, अहिंसा, ये सब जो हमारे अंदर मूल्य हैं इनके आधार क्या हैं, मतलब ये कहाँ से जो है कि आते हैं। तो ये समाज से आते हैं, दर्शन फिलॉसफी से आते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। तो ये सभी इसके आधार हैं, यानी हर जगह से हम वैल्यूज को गेन करते हैं। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एज ए इंडियन सिटीजन हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कॉमन सेंस लगा के इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। तो पहला है भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो आप सबको पता है कि इसका हो जाएगा डी सही। कौन सा हो जाएगा? डी सही। ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चे अपने अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पूछा हुआ है कि सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। यानी इसमें चार लोगों ने ये जो है कि चार नाम दिया हुआ है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और भगत सिंह हैं। तो पूछा है कि ये बात किसने कही थी या कौन ऐसे जीता था सादा जीवन उच्च विचार। तो ये आप सबको पता है कि ये बात जो है महात्मा गांधी पे काफ़ी अच्छे से फॉलो होती थी। ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के लिए भी ये बात कही जाती है, हालांकि यहाँ महात्मा गांधी होगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है। वायु, जल, मिट्टी, खाद्य। तो ये क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया है आपको। AQI क्या होता है, तो पहले बस इसका आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो AQI का फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है।
अब जैसे आपकी परीक्षा होती है ना, तो परीक्षा में आपके 6 सब्जेक्ट हैं। अब 6 सब्जेक्ट में जो है ना, आप लोगों को रिजल्ट जब मिलता है आपकी परीक्षा का, तो आप देखते हैं कि कौन से विषय में कितना आपका नंबर है, ठीक है। उसी तरह से जब हवा में कौन कौन से पार्टिकल मिले हुए हैं, कौन कौन सी गैसें मिल गई हैं ज़्यादा, और कौन हमें बीमार करती हैं, इसका एक रिजल्ट निकाला जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी को एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं। तो इसमें जो जहरीली खतरनाक गैसें जो बढ़ जाती हैं हवा में, तो आप देखेंगे कि वो जो है नुकसान पहुंचाने लगती हैं। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को जानकारी लेने के लिए जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना काम किया जाता है उन गैसों को कम करने के लिए। तो सबसे अच्छा अगर 0 से 50 के बीच में अगर है तो सांस लेने में अच्छा है। 50 से जैसे ही 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वहाँ प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, और 100 से ऊपर जाता है तो और प्रॉब्लम। तो आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिवाली के दिन 300 के ऊपर पहुंच जाता है। कारण क्या है कि वहाँ पे लोग पटाखा बहुत जलाते हैं, और इससे क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दमा, फेफड़े की बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स किससे जुड़ा हुआ है, तो हवा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि हवा से है, ठीक। चलिए, तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको भी ये बात समझानी है थोड़ी सी, तो पेशेंस रखिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये तो आप खुद से बता देंगे। तो राजनीति, व्यवसाय, नौकरी में, हर जगह, ठीक है, क्योंकि हर जगह घूसखोर वगैरह सब हैं। जब आप लोग बड़े होइएगा तो देखिएगा, सुधारिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत अच्छा तो नहीं पूछा है इन लोगों ने, लेकिन हाँ इसमें देखिए सोशल मीडिया का कौन सा भाग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नहीं है पूछा है या है, ठीक। तो फेसबुक तो है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल है, व्हाट्सएप है। तो सोशल मीडिया का क्या अर्थ होता है बच्चे, कि जो एक समाज में किस अपनी बात को संचार करने का, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जो तरीका होता है ना, उसी को हम सोशल मीडिया बोलते हैं। यानी कि समाज में एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम, ठीक है। तो इसी को सोशल मीडिया बोलते हैं। तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। वीडियो कॉल जो है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का डायरेक्टली भाग नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चा कि अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज। तो कलाम जी जो थे वो जो मोरल डेवलपमेंट की बात करते थे, यानी कि वो कहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है हमारा नैतिक विकास हो, ठीक है। तो सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक विकास हो जाएगा अपने आप। कब, जब हमारा मोरल डेवलपमेंट होगा, हमारा नैतिक विकास होगा, हम विचारों से अच्छे होंगे, ठीक है। जिनके विचार ही अच्छे नहीं होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता है। ये बात गांधी जी ने भी कही थी। चलिए, तो चलिए 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। तो ये बात आप सबने सुनी होगी 1000 बार। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी ने। कहा था उन्होंने कि एक कोई लक्ष्य देख लीजिए, उस लक्ष्य से अपने जो है तन को, मन को पूरा भर लीजिए, और उस लक्ष्य के अलावा जो है कोई भी विचार अपने मन से जहर की तरह त्याग दीजिए, ठीक। और उठिए, जागिए, और तब तक न रुकिए जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लीजिए। तो ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बड़े अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। चलिए, 10वां क्वेश्चन में बच्चा पूछा हुआ है कि एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है किस नाम से जाने जाते हैं, तो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। लौह पुरुष यहाँ देखिए सरदार पटेल को जाना जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु जो है स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता है। क्रांतिकारी के रूप में हमारे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, ठीक है। तो मिसाइल मैन जो है हमारे कलाम जी को जाना जाता है। चलिए, अगला है बच्चा 11 पे पूछा हुआ है कि सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है। यानी सोशल मीडिया से क्या जो है कि देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे ना कि साइबर बुलिंग क्या होती है, साइबर थ्रेट्स होता है।
यानी कि जैसे आप ना सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे बहुत तरह की जो है कि देखेंगे साइबर अटैक जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपका डेटा चोरी कर लिया जाता है, या आप देखेंगे पैसा निकाल लिया बैंक से, तो ये सब सारी चीज़ें को बढ़ावा मिलता है जिसे साइबर बुलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है, यानी कि अगर आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो हम पढ़ाते क्या, हम आपको पढ़ाए थे, हमने पढ़ाया था पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद पर्यावरण प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बच्चा 12वें का हो जाएगा डी सही। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, तो ये अपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि हम रिएक्टर स्केल पे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा। अब कहने का अर्थ है बच्चे, आप देख रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान का अर्थ होता है अर्थ टेम्परेचर, एक तरह से इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ये जो पृथ्वी है बेटा, पृथ्वी के चारों तरफ ना हवा का घेरा है, हवा का घेरा है, और हम पृथ्वी से हर दिन गाड़ी मोटर इंडस्ट्री लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें छोड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हवा का घेरा गर्म हो गया है, हवा गर्म हो गई है, पूरा पृथ्वी का टेम्परेचर इसी वजह से बढ़ गया है। ठीक है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या क्या हुआ है, तो वनस्पति पे जो है बेटा देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी। पृथ्वी वनस्पति विहीन का अर्थ होता है आगे चल के पृथ्वी से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है बेटा, जो पौधे होते हैं ना वो जो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में अपना जो है अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब अगर वही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं वो भोजन नहीं बना पाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे। और बेटा ये जान लो कि जैसे ही पौधे मर जाएंगे हम सब मर जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है पेड़ पौधे सूख जाएंगे। ठीक है, ये भी सही है। वनाग्नि, वनाग्नि मतलब होता है बेटा जो है फायर। जिन बच्चों को हिंदी समझ में ना आए तो एक बार इंग्लिश भी देख लीजिएगा कि फॉरेस्ट फायर, तो जंगलों में आग बहुत लगने लगेगी। देखो बेटा आग लगने के कई कारण होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के आग लगा देते हैं, कहीं पे आप देखेंगे कि पेड़ पौधे जो है कि घिस के अभी आग लग जाते हैं। तो जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना तो वनों में आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है जो पूछा हुआ है क्वेश्चन कि अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो ये सभी समस्याएं देखने को मिलेंगी। 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि अभी हाल ही में विश्व में कहाँ भूकंप आया था। तो देखिए कुछ करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको भी करा दूंगा कुछ करंट के घटनाएं जो घटी हैं। तो क्वेश्चन पेपर है 2023 का। ठीक है, तो आपको बताना था उस समय भूकंप कहाँ आया था। तो आप न्यूज व्यूज अगर देखते होंगे तो पता होगा कि तुर्की में 2 जबरदस्त भूकंप आए थे जहां हजारों लोगों की जान चली गई थी और भारत ने काफ़ी ज़्यादा मदद भी भेजी थी। हालांकि तुर्की से हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं थे, काफ़ी झगड़ा वगड़ा भी हुआ था, फिर भी भारत ने काफ़ी अच्छी मदद भेजी थी। तो तुर्की में आए थे भूकंप। ठीक है, अभी देखेंगे जापान में भूकंप आया था। अगर पूछ सकता है अगर इस बार 2024 में कि भूकंप अभी कहाँ आया है, तो आप देखेंगे जापान में जो है हजारों लोगों की जान चली गई है, हजारों लोगों की जान चली गई जापान में। तो वहाँ काफ़ी अच्छा भूकंप मतलब अच्छा क्या, बहुत ही भयानक भूकंप आया था। ठीक है, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चे आपके 17वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दूषित जल पीने से यानी कंटामिनेटेड वाटर अगर आप इंटेक करते हैं पीते हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हैजा, हैजा हो जाएगा। हैजा आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है, मक्खी से दूषित जल दूषित भोजन से फैलता है। ठीक है, मक्खी से फैलाती है। पेचिस में क्या होता है बच्चे, पेचिस आप जानते होंगे डाइजेंट्री बोलते हैं। ठीक है, और हैजा को कलरा बोलते हैं। अतिसार यानी डायरिया बोलते हैं। तो हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश भी देख लीजिएगा। तो ये उपर्युक्त सभी जो है दूषित जल पीने से फैलते हैं, तो डी सही हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये बात आपको पूछने वाली है ही नहीं, आप देख रहे हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सबको पता है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा मरुस्थल है यानी बालू रेत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है। पर्यावरण संरक्षण बच्चा, यदि हम जंगल बचाते हैं, ठीक है, पेड़ काटने से बचाते हैं,
नदियों को हम लोग रेत निकालने से या नदियों को पटने से बचाते हैं, नदी में गंदगी जाने से बचाते हैं, जीवों को मारा जाता है उनको हम बचाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़िए। आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे हम खास तौर पे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं। और प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति से चीज़ें हम अपने लिए उपयोग करते हैं वे प्राकृतिक संसाधन होती हैं। जैसे पेड़ हो गया, लकड़ी हो गई, जंगल में जो जीव जंतु हैं वे सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ये हम 19वें का हो जाएगा आपका सी सही। ठीक, 20वां क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, चलिए 21वें पे है बच्चा पूछा हुआ कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चे, क्योंकि मिलेट्स बहुत चर्चा में था। अब आप कहेंगे मिलेट्स होता क्या है, तो बेटा मिलेट्स का अर्थ होता है मोटा अनाज। मोटा अनाज, जैसे आप देखेंगे बेटा बाजरा, बाजरा बाजरा, आप देखेंगे मक्का, मक्का मतलब कुकुड़ी बोलते हैं ना, जोनहरी। और आप देखेंगे ना, और होता है राई, राई। ठीक है, यानी मोटे अनाज ये सब होते हैं बेटा। तो जो लोग किसान की फैमिली से आते हैं वो सब सारी चीज़ें जानते होंगे, बाकी बच्चे गूगल कर लेंगे कि मिलेट्स क्या क्या होता है। तो आप सबको मैंने पढ़ाया था तो बताया भी था बेटा कि 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया था, इसलिए देखिए क्वेश्चन पूछा भी है। और बच्चे आप देखेंगे कि जो मिलेट वर्ष है, आपको बता दें कि ये मिलेट्स है, ये कहाँ पे मिलेट्स यानी बाजरा की खेती कहाँ की जाती है, मक्का वक्का कहाँ की खेती की जाती है। तो आपको मैंने पढ़ाया था बेटा, ये सब मोटे अनाज के उत्पादन के लिए कम उर्वर भूमि लगती है, यानी भूमि कम रहेगी, सॉरी, और कम उर्वर रहेगा तो भी होगा, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और समय भी बहुत कम लगता है। यानी कि बच्चे ये मोटे अनाज को पानी भी कम लगेगा, खाद वाद भी नहीं देनी पड़ती है और समय भी बहुत कम लगता है, तो काफ़ी फायदेमंद है और पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डी सही हो जाएगा, यानी कि मिलेट्स की खेती के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चा 22वें क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा हुआ है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। यानी बच्चे देखो यहाँ ना 4 पेड़ दिए हुए हैं, इनमें से कौन धूल के प्रदूषण को रोकता है। तो आप बच्चे देखो, रोकने को तो नीम भी रोकता है और जो है बच्चा बबूल भी रोकता है, अशोक भी रोकता है। ठीक है, एक आध दो पौधे और हैं। तो आप यहाँ देखेंगे नीम और अशोक दोनों दिया हुआ है, तो आप लगाएंगे अशोक। ठीक है, क्योंकि अशोक काफ़ी ज़्यादा रोकता है। तो आप देखेंगे जहाँ भी पार्क वगैरह अगर आप देखेंगे या बड़े बड़े जो है कॉलेजेज वगैरह देखेंगे, तो वहाँ अशोक के पेड़ खास तौर पे आप देखते हैं वहाँ शो में भी लगाए जाते हैं और दूसरी चीज़ ये धूल को काफ़ी रोकते हैं। ठीक है, चलिए 23वें पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है, यानी कि व्हिच टॉक्सिक सब्सटेंस इज फाउंड इन न्यूज़पेपर। यानी जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं बच्चा, उसमें कौन सा जो है केमिकल पाया जाता है, तो लेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लेड यानी सीसा, लेड यानी सीसा। जब प्रिंटिंग होती है उसमें जो स्याही वगैरह होती है, जो पेपर बनाया जाता है, तो वहाँ कुछ केमिकल्स भी उसमें यूज किए जाते हैं बच्चे, और इसमें लेड जो होता है ठीक ठाक अमाउंट में होता है। चलिए अब बच्चे 24वां पूछा हुआ है कि घर में हानिकारक विकिरण यानी कि द सोर्स ऑफ हार्मफुल रेडिएशन इन द हाउस आर। यानी आपका जो घर है वहाँ कुछ ना खतरनाक रेडिएशन होती है। ठीक है, विकिरण होता है। अब बच्चे आप देखेंगे कि उसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये इंटरनेट है, रंगीन टीवी है, मोबाइल है, सभी है ना, तो डी सही हो जाएगा। चलिए वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाटर पार्क क्या होता है, आप देखेंगे जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं या जो भी पार्क वगैरह में वाटर वाला होता है जहाँ पे नहाते वहाते हैं ऐसे, तो पूछा है कि वहाँ कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ कई सारे केमिकल यूज किए जाते हैं, लेकिन जो ये विकल्प दिया हुआ है यहाँ पे क्लोरीन सही रहेगा। ठीक है, क्लोरीन खास तौर पे पानी वगैरह में आप देखेंगे तो यूज किया जाता है साफ करने के लिए। अब सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी सोलर एनर्जी इज यूज्ड। तो आप देखेंगे कि अभी रूफटॉप परियोजना भी हमारे देश में आई है, जहाँ पे सभी घरों पे हमें जो है सोलर पैनल लगा करके ऊर्जा लेनी है ना। तो ये वही पूछा है कि जो सोलर एनर्जी है उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं।
तो पहली चीज़ थर्मल स्टोरेज है। थर्मल स्टोरेज का क्या अर्थ होता है बच्चे? थर्मल यानी कि जो है हम लोग टेम्परेचर को स्टोर करके रखते हैं, ख़ास तौर पे बर्फीले जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बाद में होती है बर्फ़ पड़ने पे, तो वहाँ पे यूज होता है। बिजली उत्पन्न करने में करते हैं, बैटरी चार्ज करने में करते हैं, यानी कि सभी काम करते हैं, तो डी सही हो जाएगा। 27 का है बच्चा कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आप सबको ये बात पता है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो है अर्थ है, हमारा जो विश्व है, सूर्य का सबसे जो बड़ा स्रोत है, सॉरी, ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत और सबसे बड़ा स्रोत, सबसे मुख्य स्रोत सूर्य है। चलिए 28 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि घरों में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम क्या है? तो मैंने आपको तो ये जब बायोडाइवर्सिटी जब हम पढ़ रहे थे बेटा, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है जहाँ हम बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक घटकों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो घरों में इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो एक्वेरियम, एक्वेरियम आपने देखा होगा कि एक छोटा सा एक शीशे का ग्लास का जो है कि रखे होते हैं लोग, उसमें मछली वगैरह पाल देते हैं, कछुआ वगैरह। तो ये जो एक्वेरियम होता है एक तरह का इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ जीव और निर्जीव दोनों हो। जैसे मछली जो एक्वेरियम में होती है वो सजीव हो जाती है, और जो ग्लास है, जो पानी है, वो निर्जीव हो जाता है। तो इस तरह के एक्वेरियम को हम लोग घरों की सजावट में रखते हैं, तो ध्यान में रखना है ये सब क्वेश्चन। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। 29वां पूछा हुआ कि सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। सरोवर यानी कि तालाब, पोखर आपने देखा होगा अपने आसपास। आप नहीं जानते होंगे तो अपने पार्क में जो है ना कॉलेज के पास, तो उसमें चले जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ बहुत तरह की घासें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें से ना 4 पौधे दिए हुए हैं जो कि जलीय हैं, नागफनी को छोड़ के। नागफनी तो राजस्थान में रेगिस्तान में जाती है। हाइड्रीला भी कुछ इसी तरह का पौधा है। सिंघाड़ा है, पानी में रहता है, और जंगलकुंभी भी पानी में रहती है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से कौन पानी में फैलेगा, यानी कि अगर किस चारों को अगर लगाया जाए पानी में तो सबसे ज़्यादा कौन पूरा तालाब कवर कर लेगा? तो जलकुंभी सही हो जाएगा ना, जलकुंभी। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि भूतली प्रकोप कौन से हैं, यानी कि सरफेस डिजास्टर आर। सरफेस डिजास्टर का अर्थ क्या होता है बच्चे? देखिए, जो हमारे अर्थ के ऊपर यानी हमारा पृथ्वी है बेटा, तो पृथ्वी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में भी प्रॉब्लम होती है। तो पूछ रहा है कि जो पृथ्वी पे आने वाली घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, जो है आपदा है, वो कौन सी है? तो ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है। तो ये तीनों है बेटा ना। ज्वालामुखी आप सबको पता है कि नीचे की जो गर्मी होती है पृथ्वी की, वो ऊपर बाहर निकल के चली जाती है, लावा वगैरह सब छिटा जाता है, जल जाता है, आग लग जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं ये ज्वालामुखी हो गया। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी कांपने लगती है, तो उसके कई कारण होते हैं। भूकंप आने के 5-6 कारण होते हैं। भूस्खलन का क्या अर्थ होता है बच्चे? जैसे कभी कभी आप देखेंगे न्यूज में कि पहाड़ियाँ गिर जाता है। जैसे अब उत्तराखंड में जाएंगे, ये सड़क है, यहाँ पहाड़ है, तो पहाड़ियाँ गिर जाता है, तो इसको भूस्खलन बोलते हैं, ठीक है। या फिर नदी बहाव है, नदी बह रही है, पेड़ काट, यहाँ का मट्टी काट ले गई, तो इसको भूस्खलन बोलते हैं ना। तो यहाँ 30वें का हो जाएगा डी सही। 31 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग भी बहुत सारा चीज़ें सुने होंगे। बता देते हैं कि चिपको आंदोलन हुआ क्या था, ठीक है। तो 1975 में उत्तराखंड, हमारा जो है उत्तर प्रदेश जहाँ हम रहते हैं बच्चा, ये ना पहले उत्तराखंड भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही था। 2000 में जो है अलग हुआ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ना। तो उस समय क्या होता था, उत्तराखंड में ना बहुत सारे जो है कि वहाँ पे पेड़ों को काटने के लिए कहा गया था। तो वहाँ पे पेड़ लोग काट रहे थे। तो वहाँ के जो महिलाएं थी ना और वहाँ के जो लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ों को पकड़ के चिपक जाते थे और बोलते थे कि पहले मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाओ, फिर पेड़ों को काटना। तो पेड़ों के लिए ये चिपक के जो है उन्हें बचाने का एक जो है कि मुहिम चलाई गई। जैसे ही पेड़ कोई काटने जाता था, इन लोगों को पता चलता था, तो जाके चिपक जाते थे, बोलते थे पहले हमें काटो। तो इस तरह के आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया, और ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया गया था, जिसको सुंदर लाल बहुगुणा ने शुरू किया था। सुंदर लाल बहुगुणा ने। ये भी क्वेश्चन पूछे तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन थोड़ा कर रहा हूँ, ताकि आप नहीं भी पढ़े हैं तो इनसे क्वेश्चन रिलेटिव अगर पूछा जाता है तो आप बता दें।
तो यहाँ तो पूछा है बेटा कहाँ से, तो उत्तराखंड से। पूछ लेगा उत्तराखंड के कहाँ से, तो चमोली जिले से। पूछ लेगा कब, तो 1975 में। पूछ लेगा किस पेड़ को पहले बचाने के लिए शुरुआत की गई थी, तो अंगूर के पेड़ को। पहले अंगूर के पेड़ को बचाने से शुरू हुई थी, फिर सभी पेड़ों को बचाया जाने लगा। फिर कहेगा बेटा किसने शुरू किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो इतने सारे क्वेश्चन चिपको आंदोलन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब 32 क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो उनका काम ये था कि बेटा हम लोग सिर्फ थियरी ना पढ़ें, हम कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी करें, यानी कि क्रिया विधि आधारित यानी एक्टिविटी बेस होनी चाहिए थी। मूल्य आधारित मूल्य यानी ऐसा नहीं कि पैसे वाला मूल्य, वैल्यूज आधारित। जैसे आप देखेंगे कि आजकल बच्चे जो है टीचरों से ही लड़ जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी भी हो कि बच्चे तमीज़ भी सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें उन्हें सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। तो बेटा ये सब वैल्यू बेस होनी चाहिए थी। मेमोरी बेस यानी कि बच्चे जो पढ़ें उसे याद रख पाएँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन ना। तो इसमें सभी जो है कि शिक्षा एपीजे अब्दुल कलाम सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो डी सही हो जाएगा 32 का। चलिए बच्चा फटाफट देखते हैं कि 33 का क्या है। तो मनुष्य चेष्टा करता है, मनुष्य इफोर्ट्स। 33 क्वेश्चन है, मनुष्य यानी ह्यूमन इफोर्ट्स क्या करता है, मनुष्य चेष्टा। तो इसमें हो जाएगा बेटा ए सही, ठीक है। पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का जो है प्रयास करता है। यानी हम सभी लोग क्या कर रहे हैं बच्चे कि हम कैसे जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का दोहन करके अपनी जीवन सुधार पाएँ। जैसे हम लोग नदी जो है कि खराब कर दे रहे हैं, हम लोग जो है कि पेड़ काट के जो है हम लोग खेती कर रहे हैं। तो इस तरह से तालाबों को भी हम पाट दे रहे हैं। तो अपने हिसाब से हम पर्यावरण को बदलने की कोशिश करते हैं। ये मनुष्य की चेष्टा है, विकल्प हो जाएगा ए सही। चलिए तो बच्चा 34 नंबर है, पूछा हुआ है कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा तो सूर्य से प्राप्त होगी। चलिए 35 क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, मेट्रो नगरों में प्रदूषण कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे कि इसमें बी सही हो जाएगा। मेट्रो नगर यानी जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी जहाँ अब मेट्रो चल रही है, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसे वाहन हैं जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा आज भी तेल डीजल से चलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है मेट्रो सिटीज में, ठीक है। तो ईंधन चालित वाहन से। 36 क्वेश्चन है बच्चा कि कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है। आध्यात्मिक मूल्य का अर्थ होता है बेटा कि जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाए, ठीक है, शांति जो दे। तो उसके लिए क्या क्या है, तो इसमें पूछा हुआ है कि हिंसा, न्याय, अन्याय और शांति। तो शांति जो है बेटा हमारा आध्यात्मिक मूल्य है। मैंने आपको आध्यात्मिक मूल्य, हमने मूल्यों का प्रकार भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। और जो है मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई कि कैसे वैल्यूज सीखी जाती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, सब पढ़ाया है मैंने। तो शांति यहाँ आध्यात्मिक मूल्य हो जाएगी। 37 क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ये बात आप बार बार सुने होंगे कि मैनेजमेंट तुम्हारा ठीक नहीं है या मैनेजमेंट तरीके से काम करो। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल, यानी कि समाज को के लिए ये शब्द लाया गया है, समाज को कैसे हम ठीक से लेके चलें। 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा है कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन का नाम था, आप सबने पढ़ा होगा। युवा दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो हमने आपको बताया है युवा दिवस जो है बच्चे स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाया जाता है, ठीक है, 12 जनवरी को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद है जो बच्चे महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। अब देखिए बेटा पूछा हुआ है ना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरता कौन था। यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, किसने प्रारंभ किया था। तो देखो बच्चे नर्मदा बचाओ का क्या अर्थ है। तो नर्मदा एक नदी है बच्चा। नर्मदा, ये अगर हमारा भारत है ना, तो यहाँ पे एक ना नर्मदा और एक ताप्ती, दो नदियाँ बहती हैं। तो नर्मदा पे सरदार सरोवर बांध बनाने की परियोजना लाई गई थी, यानी नदियों पे बांध बनाया जाता है बच्चा। तो 1965-66 के करीब ये जो है यहाँ पे बांध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब बांध बेटा जब बनाया जाता है ना, तो बांध में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। तो जो भी आसपास के लोग होते हैं ना, उनका घर डूबने लगता है, ठीक है।
और इस वजह से जो लोग होते हैं उनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। तो वहाँ से जाना पड़ा ना, तो बहुत सारे लोग बेघर हो गए, न उनको ज़मीन दी गई, न उन्हें नौकरी दी गई। अब कहाँ जाएंगे अपना घर बार छोड़ के। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का विस्थापन रोकने के लिए एक ना सामाजिक कार्यकर्ता थी मेघा पाटेकर, ठीक है। मेधा पाटेकर जो है कि इन लोगों के साथ खड़ी हुई और सरकार से जो है लड़ गई कि आप इन लोगों को घर दीजिए, इनको विस्थापित ना करिए, ठीक। तो ये बात आप लोगों को बेटा ध्यान रखनी है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ से, आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन शुरू किया था, तो मेधा पाटेकर शुरू की थी। और कौन सा बांध बनाया गया था, तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें बेटा आपसे पूछी जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल बता रहा हूँ। चलिए 42 क्वेश्चन है पूछा हुआ है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, ये बात किसने कही थी, तो ये बात जो है कलाम जी ने कही थी। तो आप लोग भी बेटा ये बात ध्यान रखिए, सबकी लाइफ के लिए अच्छी है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं और अच्छी चीज़ें ही बताते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है। तो आप किताबें पढ़ने का आदत डालिए, बहुत अच्छे से जो है आप कुछ न कुछ सीखेंगे। चलिए 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए, ये बात किसने कही थी, तो ये बात भी एपीजे अब्दुल कलाम ने ही कही थी कि अपने काम से प्यार करिए, ठीक है, कंपनी से नहीं। तो ये जो है कि आप देखेंगे ना कि जो कंपनी में वर्कर हैं, तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपको कंपनी से प्रेम है या अपने काम से, तो ये ईमानदारी से बताएंगे कि जब अपने काम से व्यक्ति प्रेम करता है तो वो काम भी बहुत बेहतर होता है, जब काम बेहतर होता है तो कंपनी को लाभ होता है। तो ये बात इसलिए कही थी कलाम जी ने। 44 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं, 45 में पूछा गया है। तो बेटा सत्य, अहिंसा, धर्म, प्रेम, जो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चा पूछा हुआ है कि नकारात्मक, 46 क्वेश्चन है कि नकारात्मक वैल्यू यानी निगेटिव वैल्यूज क्या है। तो वही बात है, झगड़ा है, लड़ाई है, ठीक है। तो नकारात्मक वैल्यूज में हिंसा आ जाएगी, हिंसा मतलब मार पीट करना, वायलेंस आ जाएगा, ठीक। बाकी सब पॉजिटिव वैल्यू है, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी पॉजिटिव वैल्यूज है, सकारात्मक वैल्यूज है, लेकिन हिंसा जो है नकारात्मक वैल्यूज है, ठीक है बच्चे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं बेटा। 47 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सकारात्मक वैल्यूज हैं, तो सकारात्मक वैल्यूज जो है यहाँ पे अभी जस्ट ऊपर भी पूछा था, तो ये सभी है ना। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि मूल्यों का परीक्षण की दिया जाता है। तो बच्चे मूल्य अगर किसी को सिखाने हो तो मैंने आपको पढ़ाया है बड़े अच्छे से कि पहले परिवार से शुरू करते हैं किसी को अच्छी चीज़ें सिखाने की, फिर वो स्कूल में जाता है, ठीक है, फिर अपने समाज में जाता है। तो ये सभी जो है स्कूल, परिवार, समाज कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो 48 का हो जाएगा डी सही। चलिए 49 बेटा है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या कहलाता है। तो हमने तो पढ़ा था कि ई मार्केटिंग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग भी बोलते हैं। इस यहीं पे ई कामर्स आता है, ई कामर्स इसी को बोलते हैं। तो आपको अगर ई कामर्स ऑप्शन में दे तो ई कामर्स लगाइएगा। 50 और लास्ट क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है कि कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक के लिए कैसी होती हैं। तो आप वही सोचिए कि जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वो लाभप्रद होती हैं, हानिप्रद होती हैं, या लाभ हानि दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, लाभ हानि दोनों, क्योंकि जब पौधों को कीड़े खा जाते हैं तो बेटा वो प्रॉब्लम हो जाती है। और यदि नहीं, अगर हम कभी कभी तो इतनी दवा मार देते हैं कि कीड़े ही मर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परागण नहीं हो पाता है, पौधों में फल नहीं लगते हैं। तो इस तरह से बच्चे हमने 50 क्वेश्चन हमने देख लिया। तो इस बार भी आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो एमजी के बीपी में 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ना। तो चलिए ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। 25 नंबर तो कॉलेज से मिल जाएगा, 75 नंबर आपको यहाँ से क्वेश्चन है तो उसमें से लाना है कुछ मार्क्स। तो 25% ला देंगे आप, तो 33% ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लंबी हो गई है, जितना भी आपका सही हुआ है आप नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी का क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।